भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं? यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है। मैं आईटी कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए। बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या? कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा।
भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी, भाई जी, भाई जी, क्या हुआ भाई जी? भाई जी, क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की। विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले। किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप... मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है। बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ हाँ। चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रौब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बनके डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है।
कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। खोलो, हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था। अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए
उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणीत को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणीत फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणीत उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणीत डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणीत भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणीत वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी पर प्रणीत वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणीत डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणीत खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणीत उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणीत उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई। आकाश अपने कंपनी का सबसे तेज और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर रोज की तरह अपने काम में लगा है। लेकिन आज का दिन जरा खास है। आज उसके फोन की घंटी बस बार बार बज ही रही है। क्यों दोस्त आकाश, आज का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम दोस्त? सामने काम है इतना, घर भी जा पाऊंगा या नहीं पता नहीं। बोल अभिनव। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, कैसा है यार? ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद से कॉल कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? बस कट रही है यार। अच्छा सुन, बस
फिर दिन भर आकाश को बर्थडे विश करने के लिए कॉल आते रहे। एक तरफ काम शुरू था और दूसरी तरफ फोन पर औरों से बात करना। थका हारा आकाश अब काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रहा है। करीबन 11 बज रहे थे और रास्ते पर काफी सन्नाटा था। कार पार्किंग में लगाकर आकाश अपने लैच से दरवाजा खोलता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं। अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा होता है। आकाश लाइट्स जलाता है। हैप्पी बर्थडे आकाश। अंदर कैसे आया? वास के नीचे चाबी है, ये कैसे पता चला तुझे? रॉकी, विनीत, सोहन, अभिनव और आकाश स्कूल के जमाने से ही जिगरी दोस्त हैं। आज तक इनकी दोस्ती टिकी हुई है और मजबूत है। इसीलिए तो रॉकी को अंदर देखकर आकाश को हैरानी नहीं हुई। बस आज यहाँ मिलना था तो अंदर आने का रास्ता भी निकल आया। तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रॉकी। जैसे ही आकाश रॉकी के पीछे पीछे किचन में जाने की कोशिश करता है, दूसरा एक दोस्त किचन से बाहर आता है। विनीत, तू भी? और ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे आकाश। तुम्हें विश करना था तो आ गए। लेकिन ये सब खून वून कैसा? अरे छोड़ो, अभी वक्त है तो मिल लो, क्या पता कल क्या हो जाए। विनीत की ऐसी बातें सुनकर आकाश जरा सा चिढ़ जाता है। वो अंदर किचन में जाता है तो उसे रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो यहाँ वहां देखता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आकाश दरवाजा खोलता है। सोहन, तुम बाहर कैसे? इनके साथ अंदर नहीं आए? ये तुम्हारा गिफ्ट कार में रह गया था, वही लाने गया था। हैप्पी बर्थडे आकाश। अरे थैंक्स। आजा अंदर आजा। ये लाल कलर कहां से ले आए इतनी रात को? देखो, अब मजाक बहुत हो गया। आए हो तो पार्टी वार्टी करते हैं, हंसते हैं। बस करो अब ये सब नाटक। नाटक कैसा दोस्त? हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। तुमसे मिले, विश किया, अब चलने का समय आ गया है। अरे ये रॉकी कहां गया? केक काट लो आकाश, ताकि हम लौट सकें। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। मतलब? हमें ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। रॉकी, विनीत और सोहन की इन बातों से पहले तो आकाश की हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उन चारों की बातें आगे बढ़ती हैं, तो आकाश के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। इतने में कैंडल्स लाने विनीत किचन में जाता है। तब आकाश को फर्श पर उसके पैरों के ऐसे निशान दिखते हैं, मानो वो किसी के बहते हुए खून के ऊपर चलकर आया हो। ये देखकर आकाश का गुस्सा बढ़ जाता है। देखो, अब बहुत हो गया, जल्दी से अपना ये नाटक बंद करो और हमेशा की तरह बात करो। अब हमेशा की तरह बातें कभी हो नहीं पाएंगी आकाश। आओ, केक काट लो, हमें निकलना है। बस हुआ। अभिनव का फोन आया था मुझे सुबह। उसने बताया कि तुम लोगों ने आज ये घोस्ट प्रैंक करने का प्लान किया है, तो अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। चलो, पहले तो अपना मुंह और ये शर्ट्स वगैरह धोकर आओ, केक काटेंगे। ये कहकर आकाश हंसने लगता है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे से मानो हंसी गायब ही है। सोहन कहकर कि पहले केक काट लो, फिर बात करेंगे। आकाश अंधेरे में ही कैंडल्स बुझाकर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू का तीनों का गाया हुआ सॉन्ग उसे सुनाई देने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाता है। बोल अभिनव। हाँ, तू कहाँ है? नहीं आया मतलब? क्या हुआ?
अरे ये तीनों तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो तीनों अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर ही उनका कार में एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा तीनों में से आकाश, कोई नहीं बचा। व्हाट? जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है तो उसके सारे दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। वहां उसे कोई नहीं दिखता और जो फर्श पर खून के पैरों के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे का वो केक रह जाता है और इसे देखकर आकाश बहुत भावुक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि अपने दोस्तों की कदर करो, क्योंकि कब आपको जिंदगी में कौन कहां छोड़ के चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।